हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं, सो माय नेम इज़ अरसलान सिद्दीकी। ठीक है ना। और फ़िलहाल आई एम द डायरेक्टर ऑफ एसटीडी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा फैकल्टी मेंबर फॉर PRC2 एंड जैसे मैंने ओरिएंटेशन में बताया था PRC4। ठीक है ना, जो कि आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। और मैंने ये कहा था कि इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग में पार्शली पढ़ा। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट्स में ART इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ एसटीडी सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो बेसिकली आई एम CA फाइनलिस्ट and I have completed my MBA in finance। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं IFRS। IFRS क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग के रूल्स होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग जिस फॉर्मेट के हिसाब से होती है, जिन रूल्स के हिसाब से होती है, उसको IFRS बोलते हैं। सो IFRS की सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका नाम है टैक्स। टैक्स तो सबने सुना होगा ना, टैक्स। तो टैक्स के अंदर भी आई हैव कंप्लीटेड माय सर्टिफिकेशन। और फाइनेंस के अंदर भी मेरे पास एक सर्टिफिकेशन मौजूद है। ठीक है ना। इसके अलावा आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स इन 2016। बहुत से लोग होते हैं जो कि इंटरमीडिएट करके CA ज्वाइन करते हैं। सो मैंने चूँकि इंटरमीडिएट करके ज्वाइन नहीं किया था, और मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया था 2016 के अंदर। उसके बाद मैंने अपना जो है वो CA ज्वाइन किया। ठीक है ना। सो ये कुछ क्वालिफिकेशन है छोटी सी मेरी जो मैंने आपके सामने लिखी। इसके अलावा अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ, क्योंकि डे 1 क्लास है, डे 1 पे जानना बहुत ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें, इसीलिए आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग्स विद यू। अच्छा, सबसे पहला सब्जेक्ट PRC2 एंड 4 आई एम टीचिंग दीज सब्जेक्ट्स फ्रॉम 2020 से मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। इसके अलावा कैफ के अंदर एक सब्जेक्ट, कैफ आपकी सेकेंड स्टेज है, कैफ 6 के अंदर का नाम है MFA। MFA के अंदर पहले जब स्टैट्स पोर्शन होता था तो आई वॉज टीचिंग स्टैट्स पोर्शन। ठीक है ना। फिर बाद में ICAP ने वो पोर्शन एलिमिनेट कर दिया। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ का नाम सुना हो, इसका नाम है CSS। व्हाट इज CSS? कमीशन, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्जाम लेता है फॉर द पोस्ट ऑफ 17 ग्रेड। सो CSS के अंदर भी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जर्नल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो सब्जेक्ट मैं CSS के अंदर भी अपने पास पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ठीक है ना, ACCA। ACCA के अंदर एक सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये भी मैं पढ़ाता हूँ अपने पास। ठीक है ना बेटा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं हमारे पास जो A लेवल्स करके ज्वाइन किया है जिन्होंने? कोई है ऑनलाइन में ऐसा बच्चा? आप तो बेटा इंटरमीडिएट किया है ना। ठीक है, कोई ऑनलाइन में ऐसा बच्चा जो कि A लेवल जिसने किया हो? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दीजिए, शाबाश, जल्दी से। ओके, सो A लेवल्स के अंदर आई टीच 3 पेपर्स, P1,
S1 एंड S2 ये उनके कोड्स हैं, स्टैट्स 1 स्टैट्स 2 पेपर 1, ठीक है ना। इसके अलावा वो बच्चे जो कि बीकॉम करके आ रहे हैं, कोई है जिसने बीकॉम किया हो बेटा हमारे पास ऑनलाइन के अंदर? नया नहीं है। अगर किसी ने बीकॉम किया हो तो आई टीच इनकम टैक्स एंड ऑडिट, बीकॉम के अंदर एडवांस एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं बीकॉम के अंदर ये पढ़ाता हूँ, ठीक है। उमर हैदर वालेकुम अस्सलाम बेटा। इंटरमीडिएट तो सब नहीं किया होगा ना, इंटर कॉमर्स के कोई बच्चे हैं? अगर इंटर कॉमर्स के कोई बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो आई टीच मैथ्स एंड अकाउंटिंग, ठीक हो गया। इंटर इंजीनियरिंग को सिर्फ मैथ्स, और इंटर मेडिकल के कौन कौन है? हाँ भाई, इंटर मेडिकल से कौन कौन है? ओके, और ऑनलाइन में कौन कौन है बेटा इंटर मेडिकल से? प्री मेडिकल जिसने किया हो इंटर में? अरे भाई फटाफट से जवाब दे दो, वैसे तो इतने धड़ाधड़ मैसेजेस करते हो हैं भाई। उमर हैदर का तो ए लेवल्स है, नताशा का इंजीनियरिंग हो गया, ओके बेटा। और बाकी लोग तो उमर को तो P1 S1 S2 समझ में आ गया होगा। मैं इंटर प्री मेडिकल से जो है उनको मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं, मैं क्या पढ़ाऊंगा उसके, ठीक है ना। सो ये तो कुछ बात होगा एक जर्नली कि मेरी क्वालिफिकेशन और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इसमें किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे मूव करते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे हैं जो कि फ़िलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इंटरमीडिएट तक मैंने स्टॉप करे हुए हैं। इंटरमीडिएट से ऊपर जितने भी हिसाब किताब है वो सब आई एम डूइंग दिस। जो फ़िलहाल CSS मैंने अभी रिसेंट वाला बैच नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो बाकी कंटिन्यू है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, ठीक है ना। अच्छा, ऑलमोस्ट आई हैव टीच कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पढ़ाए होंगे मैंने बेटा? 5,500 से ज़्यादा इन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स। वैसे मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस तो कोई 10 साल से ज़्यादा का है, लेकिन ऑलमोस्ट कोई 6 साल हो गए मुझे CA के अंदर पढ़ाते हुए, और CA और CSS के अंदर कोई अराउंड मैंने 5,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो आप सबको ये तो पता होगा कि PRC के अंदर 5 सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, और हमने डिस्कशन करनी है अपनी PRC 2 के बारे में, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। और PRC 2 के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो अगर आपने सिलेबस देखा होगा इसका, तो क्वांटिटेटिव मेथड्स बेसिकली एक मैथ्स का पेपर और एक स्टैट्स का पेपर का कॉम्बिनेशन है। टोटल आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक्स के अंदर बेटा 15 चैप्टर्स पाए जाते हैं। कितने? टोटल वी हैव 15 चैप्टर्स, एंड टोटल हमारा जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। पहले क्या होता था कि PRC से पहले AFC होता था, ठीक है। PRC आई के अपने बाद में इंट्रोड्यूस कराया। सो PRC से पहले जो फर्स्ट स्टेज का नाम था दैट इज AFC। सो AFC के अंदर 4 पेपर होते थे, और उस पेपर के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स तब भी स्टैंड अलोन था, इस तरीके से 100 मार्क का था, और आज भी 100 मार्क का ही है। बाकी PRC के सारे पेपर्स भी 100 मार्क के हैं, ठीक है ना। लेकिन AFC जब था तो AFC के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड 100 मार्क का था, बाकी सारे पेपर्स 50-50 मार्क के थे, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव मेथड शुरू में भी 100 नंबर का था, अभी भी 100 नंबर का है, और टोटल जो MCQs हमारे पेपर में आएंगे वो आएंगे 50 MCQs। ICAP will test 50 MCQs consisting of 100 marks, और हमारा जो पासिंग रिक्वायरमेंट है ICAP की वो है 50%।
ओवरऑल सीए। अगर आपका 100 मार्क का पेपर है और आपको आईकेप के अंदर मिनिमम 50% चाहिए टू पास द एग्जाम, 50 से कम होंगे तो ये नहीं होता कि 49 मार्क्स आ रहे होंगे तो आईकेप एक नंबर अपनी तरफ से दे देता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसका जो क्राइटेरिया, जिसके जितने मार्क्स आएंगे 0.5 भी एक्स्ट्रा नहीं देगा किसी को, ठीक है ना। तो आईकेप का जो पासिंग का रेशो है वो 50% है कि आईकेप 50% मार्क्स चाहता है बच्चे के टू पास द एग्जाम। अच्छा, हम अगर अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं बेटा, तो PRC 2 के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स पोर्शन भी है और स्टैट्स पोर्शन भी, दो बड़े पोर्शन है। टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके पास। इस 15 चैप्टर्स के अंदर से 6 चैप्टर्स जो हैं वो मैथ्स पोर्शन के और 9 चैप्टर्स जो हैं वो स्टैट्स पोर्शन के, ठीक है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 40% एरिया जो है वो मैथ्स पोर्शन का है और 60% एरिया जो है वो बेटा वो स्टैट्स पोर्शन का है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा जी, अब सर बात करते हैं कि इनके अंदर आईकेप ने क्या किया है। इस 40% एरिया को आईकेप ने 2 ग्रेड्स में बाइफरकेट किया है। एक जिसका उसने नाम दिया है बेसिक मैथमेटिक्स का, और एक ग्रेड का नाम दिया उसने फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ रहा होगा, दैट इज का नाम है लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये बिल्कुल ही बच्चों वाला चैप्टर है बेटा। सेकंड पे हमारे पास सेकंड चैप्टर आ रहा होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास इसके अंदर आ रहा होता है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। एंड फोर्थ के ऊपर इसके ऊपर आ रहा होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, जो आईकेप जो है वो बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड के अंदर उसने रखे हैं, ठीक है। टोटल मैथ्स पोर्शन में कितने चैप्टर्स थे भाई? टोटल मैथ्स पोर्शन के अंदर 6 चैप्टर थे। बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड के अंदर कितने चैप्टर्स आ गए? सिर्फ 4 चैप्टर्स आ गए। सो सर चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 का नाम है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और चैप्टर नंबर 6 का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो ये 2 चैप्टर हैं जो आईकेप ने बेसिक मैथमेटिक्स की ग्रेड के अंदर हमारे पास रखे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी इनकी वेटेज वगैरह के हिसाब से ये बात करते हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो मैथ्स पोर्शन के अंदर 6 चैप्टर्स के नाम ये हैं। अब बारी आती है स्टैट्स पोर्शन की, ठीक है। अच्छा, स्टैट्स पोर्शन के ऊपर हम स्टैटिक 1 इस तरीके से कर देते हैं ताकि हम फिर नीचे से कंटिन्यू करते हैं इसके। जी मेरा प्यारा बच्चा, स्टैट्स पोर्शन में कितने चैप्टर्स थे बेटा? टोटल 9 चैप्टर्स थे। आईकेप ने इन 9 चैप्टर्स को 3 ग्रेड में डिवाइड किया है। कितने ग्रेड्स में डिवाइड किया है? 3 ग्रेड्स के अंदर आईकेप ने इन 9 चैप्टर्स को डिवाइड किया है। और पहली ग्रेड जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स की, तीसरी ग्रेड सेकंड ग्रेड इसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड थर्ड ग्रेड जिसका नाम है सैम्पलिंग एंड डिसीजन मेकिंग।
आईकेप ने इन 9 चैप्टर्स को इन 3 ग्रेड्स के अंदर बाइफरकेट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा सर, अब इनमें कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे? देखो चैप्टर नंबर 6 तक तो अपने पास हो गया था, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 7 का नाम है आपके पास स्टैटिस्टिकल measures of data, data collection and representation, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास आता है इंडेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 10 हमारे पास आता है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, ठीक हो गया बेटा। सो आपके पास चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक इस ग्रेड के अंदर चैप्टर्स फॉल करते हैं। अब बाकी रिमेनिंग कितने चैप्टर्स बचे? 5 चैप्टर्स बचे। 5 चैप्टर्स के अंदर चैप्टर नंबर 11 जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स, और चैप्टर नंबर 11 जो है आपके पास वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, तो ये 2 चैप्टर्स आपके पास इस ग्रेड के अंदर फॉल करेंगे। अब कितने चैप्टर्स बचे? सो चैप्टर नंबर 13 सैम्पलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड चैप्टर नंबर 15 chi-square टेस्टिंग। चैप्टर नंबर 10 का नाम है नताशा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ये आपके पास 15 चैप्टर्स हैं और आईकेप ने इनको किस किस ग्रेड के अंदर डिवाइड किया हुआ है वो मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हम आगे मूव करें। chi-square टेस्टिंग, CHIQUARE chi-square टेस्टिंग। ओके नताशा, आई विल बी। ठीक है बेटा, डन। ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ हैं, प्लीज सब मुझे मैसेज करके बता दीजिए, शाबाश, जल्दी से। ओके नताशा, चले भाई, तो थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं और अपने एग्जाम पैटर्न के ऊपर मूव करते हैं बेटा। कि हमारा पेपर किस तरीके का नजर आएगा। सो बेटा एग्जाम पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एज यू ऑल नो
कि आपके पास 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल कितने MCQs आएंगे? 50 MCQs आएंगे। सो ईच MCQ कितने मार्क का हो गया? आपके पास 2 मार्क का हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितने आवर्स आपको गिवन होंगे पेपर करने के लिए? टोटल 2 आवर्स आपको गिवन होंगे फॉर डूइंग पेपर। ठीक है, मतलब 120 मिनट आपको दे जाएंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए। इस पेपर के अंदर होगा ये बेटा कि जैसे आके आपको पता है QMT के अंदर 40% मैथ्स पोर्शन था और 60% स्टैट्स पोर्शन था। ठीक है ना, तो लोगों को पता ही नहीं होता, बच्चों को गलत गाइड करते हैं। मैथ्स पोर्शन के अंदर टोटल जो MCQs आएंगे वो सब कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। सारे के सारे कौन से होंगे? कैलकुलेशन वाले MCQs होंगे जो कि मैथ्स पोर्शन से आएंगे। बेटा टोटल 50 MCQs हैं। सो अगर 50 MCQs में से मैथ्स का एरिया 40% का, तो कितने MCQs बनते हैं? 50 का 40% निकालोगे तो 20 MCQs आपके पास किसके आएंगे मेरे बच्चे? कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, सॉल्व करने होंगे। ठीक है, मैथ्स एरिया से थ्योरी के सवाल नहीं आते। स्टैट्स पोर्शन के अंदर जो 60% रखी है उसमें से 40% एरिया इज बेस्ड ऑन कैलकुलेशन वाले सवाल एंड 20% एरिया इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल सवाल। ठीक है, तो दैट मीन्स के स्टैट्स पोर्शन के अंदर से भी 20 MCQs आपके पास आएंगे जो कि सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, और 10 MCQs आपके पास आएंगे जो कि कौन से होंगे बेटा? थ्योरी के सवाल होंगे। सो मैथ्स पोर्शन से थ्योरी नहीं आने वाली। ठीक है, मैथ्स पोर्शन से सिर्फ कैलकुलेशन के सवाल आएंगे। स्टैट्स पोर्शन से 20 MCQs आपके पास कैलकुलेशन के आएंगे और 10 MCQs आपके पास जो है वो थ्योरेटिकल आएंगे। अच्छा, थ्योरी कहाँ से याद करनी होगी सर? थ्योरी बुक से पढ़नी होगी। इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स, थ्योरी के MCQs मैं आपको बुक में मार्क करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। अच्छा, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। और कैलकुलेटर कौन सा अलाउड है? कैलकुलेटर में एक की होती है, इसका नाम है मोड। जब आप कैलकुलेटर में आपने मोड की प्रेस करिएगा तो उसमें 8 मोड्स होने चाहिए। ठीक है, तो 8 मोड वाला कैलकुलेटर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हमारे पेपर की एक्सटेंट तक है। अगर मैं आपको उसको दिखा सकूं, जस्ट अ सेकेंड। है याहू क्यों खुल रहा है? गूगल नहीं खुल रहा है इसमें, है भाई? सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कैलकुलेटर्स के ऊपर बात करें तो देखो, एक कैलकुलेटर आपके सामने आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है। अच्छा, ये कैलकुलेटर के कुछ मोड्स आते हैं जिसमें 3 मोड्स भी होते हैं, 5 भी होंगे और 8 भी होंगे। सो आपको 8 मोड वाला या तो ये वाला मॉडल लेना पड़ेगा सिल्वर कलर का, या तो ये कंप्लीट ब्लैक कलर वाला लेना होगा। ठीक है, ये 2 मॉडल्स आपके पास पेपर में अलाउड है। चाहो तो आप ऑनलाइन स्टूडेंट इनकी पिक्चर्स भी ले सकते हो। अच्छा, एक ये कैलकुलेटर है, देखो इस कैलकुलेटर में और इससे पहले वाले कैलकुलेटर में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि दोनों ब्लैक कलर के तो हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि उस वाले की कीज वाइट है, इस वाले की ब्लैक है। उस वाले की सेंटर की कीज है वो क्रोम प्लेटेड होती हैं, इसकी ब्लैक होती है। ठीक है ना,
लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये वो जो कैलकुलेटर है जिसकी कीज वाइट है ये क्लास विज कैलकुलेटर कहलाता है, और क्लास विज का कैलकुलेटर एग्जाम में हमें अलाउड नहीं है। क्या सो ईदर यू हैव टू बाय दिस और दिस कैलकुलेटर। तो ये दो कैलकुलेटर्स आप बाय कर सकते हैं। मैं इनके पिक्चर्स भी यहाँ पर आप लोगों को लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि कैलकुलेटर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। सो इसी लिहाज से मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर के अलाउड कैलकुलेटर की बता दी है कि बेटा कितने कौन सा कैलकुलेटर होना चाहिए, और उस कैलकुलेटर के अंदर 8 मोड्स लाजमी हो। ठीक है, सर हम मोड्स कैसे चेक करेंगे बेटा? जब कैलकुलेटर आप लेंगे, ये देखो ये कैलकुलेटर आपके सामने आ रहा है सबको नजर आ रहा है बेटा कैलकुलेटर? देखो कैलकुलेटर में ऑन की के साथ एक की होती है, इसका नाम है मोड। जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कैलकुलेटर आ रहा है और इस कैलकुलेटर में की है मोड की। जैसे ही मैंने मोड की प्रेस करी है तो हाउ मैनी ऑप्शंस डू वी हैव? 8। तो ये 8 मोड वाला कैलकुलेटर हमारे लिए सफिशिएंट है। सही है। कुछ ये मॉडल में 3 मोड वाले भी आते हैं, सबसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 मोड्स होंगे। तो वो 3 मोड वाला कैलकुलेटर मत लीजिएगा, 8 मोड्स वाला लीजिएगा लाजमी। ठीक है, सही है तैयार बेटा? अच्छा जी, सो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। सर एक बात ये बताइए कि आपने अभी लिखा था कि आपने टोटल कितने बच्चे पढ़ाए हैं? गलत, मैंने साथ में प्लस भी लिखा था बेटा, नहीं लिखा था, देखना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5,500 बच्चे अगर पढ़ाए हैं तो एक तो ये अच्छा नंबर है। पासिंग क्या, कितने बच्चे पास हुए? व्हाट इज द पासिंग रेशो? एंड आईकेप ने तो बहुत बच्चे पढ़ाए होंगे भाई, मैं यहाँ इनफाइनाइट लिख देता हूँ। ऐसा हमारे लिए कोई काउंटेबल थोड़ी आईकेप ने इतने बच्चों को पेपर लिया होगा। सो व्हाट इज द पासिंग रेशो ऑफ आईकेप? क्योंकि आईकेप तो हर जगह का बच्चा टेस्ट करता है ना। सो आईकेप का पासिंग रेशो क्या है और मेरा पासिंग रेशो क्या है? सबसे पहले हम आईकेप का पासिंग रेशो देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स फेसबुक पे भी अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल होते हैं, सब लोग गो थ्रू कर सकते हैं जाकर। तो आईकेप का जो बेटा पासिंग रेशो है वो अराउंड कोई 45 to 50% है। कितना? 45 to 50%। मतलब आईकेप अगर 100 बच्चों का पेपर लेगा तो 45 से 50 बच्चे ही पास होंगे, बाकी फेल होंगे। 50 से 55 बच्चे आईकेप फेल कर देगा, क्यों? उस क्राइटेरिया पे नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो सर बात ये आती है कि आपका पासिंग रेशो क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, तो पासिंग रेशो भी हमने बता दें। पासिंग रेशो बेटा मैं लिखता हूं, क्या लिखा है मैंने? नॉट लेस देन 98%। नॉट लेस देन 98% का मतलब क्या है? कभी भी इन 6 सालों में मेरा रिजल्ट कभी भी 98% से नीचे आया ही नहीं। मतलब अगर 100 बच्चे पढ़ाए हैं तो या तो सारे के सारे पास हैं, मिनिमम से मिनिमम 98% बच्चे पास हैं। ठीक है ना? तो सर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आईकेप के यहाँ 50 बच्चे पास हो रहे हैं, आपके तो 98% बच्चा पास हो रहा है, सिर्फ 2 बच्चे फेल हो रहे हैं, वहाँ तो 50 बच्चे फेल हो रहे हैं। चक्कर क्या है? कुछ ना कुछ तो सीन है ना, कुछ ना कुछ तो गेम ऐसा है जो मैं फॉलो करवा रहा हूँ और बाकी जगह नहीं हो रहा। ऐसा ही है भाई, कुछ ना कुछ तो सीन है। तो उस गेम के लिए आओ देखते हैं कि सर सिचुएशन क्या है, फिर चक्कर क्या है। सो बेटा
मैं लिखता हूँ कि हाउ आई टीच क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है ना, कि मैं क्वांटिटेटिव मेथड्स और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किस तरीके से पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले एक बात याद रखना, मैं आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवाऊंगा फ्रॉम डे वन। जिस दिन हमारी पहली क्लास होगी मैं उसी दिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप लोगों को करवाऊंगा, मैं रेक्टिफिकेशन के ऊपर नहीं जाता। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक फॉर्मूला लिखा है कि S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT, इफ आई राइट दिस फॉर्मूला and I enforce the student to apply this formula on this particular question, so सबसे पहले सवाल आता है क्यों, है ना भाई, ये फॉर्मूला क्यों, और ये फॉर्मूला कैसे बना। तो सबसे पहला सवाल क्या आता है कि सर अगर फॉर्मूला हम अप्लाई तो कर देंगे तो कोई जाहिल भी बताएगा तब भी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, ऐसा ही है ना। लेकिन फॉर्मूला क्यों बना, फॉर्मूले बनने की लॉजिक क्या थी, और हमने इस सवाल के ऊपर यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया। सर आपने तो 5 फॉर्मूला और भी लिखवाए थे ना, वो क्यों नहीं अप्लाई कर दिए, यही वाला क्यों किया। सो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी वो डे 1 पर होगी। आ रही है मेरी बात समझ में। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि बेटा यही फॉर्मूला है, ये इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से करना है। ये बेवकूफ़ जाहिल लोग बोलते हैं, जो होते हैं ना कि इसी तरीके से करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, भाई ऐसे ही होता है। ऐसे ही कैसे होता है, तो कोई ज़बरदस्ती से ऐसे ही होता है भाई, ऐसे तो नहीं होता कोई भी चीज़, हर चीज़ लॉजिकल होती है। खास तौर पर मैथ्स के अंदर तो हर चीज़ लॉजिकल है भाई। मुझे एक बात बताएं, केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती। वो कह रहा भाई ये 2 एटम है, ये एक एटम इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास चला गया। अब भाई मैं कैसे मान लूँ इधर चला गया, इधर भी तो था एक इलेक्ट्रॉन, हो सकता है उसके पास चला गया है। बोला ये ऑक्सीजन से निकला, ये हाइड्रोजन के पास आ गया, हो सकता है ये कार्बन हो भाई, कोई मुझे नजर थोड़ी आ रहा है, क्या नजर आ रहे हैं। बोला ये इस पेन की सुई की निप के ऊपर 1 लाख एटम है, अरे भाई ये तो निप ही नजर नहीं आ रही ज्यादा लोगों को, तो 1 लाख एटम क्या करेंगे। तो ये इमेजिनेशन की कहानी है। तो इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास मैथ्स के अंदर नहीं होता। एवरीथिंग हैज अ पर्टिकुलर लॉजिक, और सबसे पहले हम काम क्या करेंगे बेटा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे फ्रॉम डे 1। अच्छा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक और आसान पता है क्यों होती है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है। देखो रेक्टिफिकेशन ना एक वक्त तक आपके जहन में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है ना। आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज जो 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़े होंगे, वो आज आपको याद नहीं होंगे, ऐसा ही है। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपने अपने प्री स्कूल वगैरह में पढ़ी होंगी, जैसे टेबल्स सबको याद है। अब टेबल्स लिखने का एक फॉर्मेट होता है, सबको पता है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से। अगर मैं आपको बोलूँगा भाई 5000 का टेबल लिख के दिखाओ, तो आप लोग लिख लोगे या इम्पॉसिबल है। सर हम लिख लेंगे, वो फॉर्मेट ही तो है, 1 2 3 से 5 से 6 से 10 से मल्टीप्लाई कराना है, उसमें वो कुछ नहीं है। तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको 5000 का टेबल भी लिखना पॉसिबल लगता है। तो एग्जैक्टली हम क्या काम करेंगे कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करवाएंगे आपकी कौन से दिन, डे 1। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा अपने सेल्फ मेड हैंडआउट से। सेल्फ मेड हैंडआउट्स बोल दीजिए या इन नॉर्मल लैंग्वेज नोट्स। सो मैं आपको अपने नोट्स जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स के एक्सपीरियंस से बनाए हैं, वो नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और हर एक सवाल मैं आपके साथ क्लास में करवाऊंगा। अब देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई, ठीक है, मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है अपने नोट्स से। अच्छा, प्रैक्टिस में सारे के सारे सवाल मैंने क्लास में खुद सॉल्व करे, आपने सॉल्व नहीं किया है, सारे के सारे सवाल मैंने खुद ने सॉल्व करे हैं। अब बारी किसकी आएगी, है बेटा, अब बारी आएगी असाइनमेंट्स की। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, एमसीक्यूज बेस्ड असाइनमेंट दूंगा कि बेटा ये 50 एमसीक्यूज हैं, 10 दिन में कर लेके आने। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर मैं आपको 50 एमसीक्यूज देता हूँ और टोटल 10 दिन का टाइम देता हूँ, तो पर डे कितने एमसीक्यूज होंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट चलो बताओ शाबाश जल्दी से, बहुत बड़ा सवाल मैंने पूछा है। 50 एमसीक्यूज है, 10 दिन का टाइम दिया है, तो पर डे कितने एमसीक्यूज करने,
नहीं सर, हम पहले दिन सॉल्व करेंगे नहीं, हम तो आखिरी दिन जाके पूरे 50 के 50 सॉल्व करने बैठेंगे और फिर सर को बोलेंगे सर ये तो इम्पॉसिबल है, टाइम ज़्यादा दे मुझे। सर कैसी बातें कर रहे हैं? रोजाना के 5 MCQ, भाई मुझे तो ना रोजाना के 5 MCQ सॉल्व करना आसान है बहुत मुश्किल है? नहीं सर, बहुत बड़ा काम है, इसमें तो कोई 25-30 घंटे लग जाएंगे हमारे, है ना? है? नहीं तो इम्पॉसिबल है ना कि 50 MCQ में आप सॉल्व करने बैठूंगा, मैं खुद भी पागल हो जाऊंगा और सवाल देखूंगा मेरा सर घूमेगा। तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है कि बेटा एक रीजनेबल टाइम दिया था इंसानों की तरह, उस टाइम में पढ़ लो, खत्म हो गई बात। तो 5 MCQs बहुत ईजी है आराम से सॉल्व करने के लिए। बहुत से बच्चे पता है मेरे पास आते हैं जो कि डेली सॉल्व नहीं करते, फिर एंड में खुद भी पैनिक होंगे, अपने पेरेंट्स को भी पैनिक कराएंगे कि भाई 50 MCQ सर टाइम बढ़ा दें, टाइम बढ़ा दें। अच्छा मैं टाइम तो बढ़ा दूँ, पेपर तो टाइम पे ही लेगा ना। आई को ही बोलेंगे नहीं यार हमने असाइनमेंट टाइम पे नहीं किया था, आप पेपर आगे कर लो, आई मानेगा इस एक्सक्यूज को? आई को तो पेपर अपना टाइम पे लेना है। तो प्यारे बच्चों, असाइनमेंट का जो टाइम मैं आपको डिक्लेयर करूं, जितने MCQs पर डे बोलूं, प्लीज़ बराए मेहरबानी उस पर सॉल्व करिएगा ताकि आसानी रहे, स्मूथ चलता रहे एक ट्रांसमिशन हमारा, ठीक है ना? सो प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गई, असाइनमेंट दे दिया मैंने, हैंडआउट से हमारी प्रैक्टिस भी होगी। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हाँ मेरा बच्चा, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? अरे बोलो, अब क्या होना चाहिए? क्या लिखा मैंने? क्विज़ेस। टेस्ट कौन देगा भाई? सर टेस्ट पापा देंगे, हम नहीं देंगे, उनसे ले। तो एटलीस्ट मैं 3 क्विज़ेस लूंगा आपके एक चैप्टर के ऊपर। एक बेसिक क्विज लूंगा, ठीक है, एक मॉडरेट लेवल क्विज लूंगा, एक एडवांस क्विज लूंगा, ताकि बेसिक में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएंगे, मॉडरेट में आपके फर्दर प्रैक्टिस टेस्ट हो जाएगी और एडवांस के अंदर आपका एग्जाम लेवल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो 3 तरह के क्विजेस मैं आपके लिया करूंगा। अच्छा सर आपने एटलीस्ट लिखा 3 से ज़्यादा बार भी लेंगे? हाँ, आपको शौक हो रहा है कि सर मुझे एक क्विज और दें और एडवांस वाला दें, मैं आपको एक क्विज और बना के दे दूंगा, ठीक है? लेकिन वो फिर स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए होगा, वो जर्नल नहीं होगा। जर्नल में 3 क्विजेस दिया करूँगा, ठीक है? हो गया बेटा? अब क्या होगा? अब इस तरीके से हम क्या करते रहेंगे, अपने सारे कोर्स को इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि असाइनमेंट किया, हैंडआउट की प्रैक्टिस करी, क्विज करा, और क्विज करने के बाद फिर माइंड अप कि हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आ गए। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आने के बाद हम क्या करेंगे? हम करेंगे अपना रिवीजन, ठीक है? अब हम रखेंगे अपना रिवीजन सेशंस, और रिवीजन सेशंस जो हैं वो बेसिकली आपकी वर्कशॉप्स होंगी जो कि है 15 आवर्स की। टोटल 15 घंटों के अंदर मैं आपको पूरा PRC2 रिवाइज करवा दूंगा, कंप्लीट PRC2। पूरा का पूरा PRC2 मैं आप लोगों को इन 15 आवर्स के अंदर रिवाइज करवा दूंगा। ये इतना बड़ा चैलेंज है कि मार्केट में कोई भी टीचर रिवाइज नहीं करवा सकता 15 घंटों के अंदर, इम्पॉसिबल है। तो सर आप किस तरीके से कराएंगे? हमारे पास एक जादू है जिसका नाम है फुल एंड फाइनल असाइनमेंट। क्या नाम है बेटा? फुल एंड फाइनल असाइनमेंट। इस फुल एंड फाइनल असाइनमेंट के अंदर टोटल MCQs है 300+, ठीक है? 300 के अराउंड आप लगने, 300 सवा 300 के करीब अराउंड MCQs है इसके अंदर। और इन MCQs के अंदर ये सारे के सारे एग्जाम फोकस्ड MCQs हैं, और ये वो MCQs हैं जो एग्जाम्स में आपके पास रेपिटेटिवली आते हैं, ठीक है ना? सो इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और मैं फोर्स करता हूँ हर बच्चे को कि मेरा भाई आपने ये असाइनमेंट की क्लासेस लाजमी लेनी है अगर अपना पेपर पास करना है, ठीक है? सो ये 15 घंटों के अंदर जो हम रिवीजन करेंगे उसके अंदर फुल एंड फाइनल असाइनमेंट हम सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ मैं रखूँगा अपने पास ग्रैंड क्विजेस। अब सर व्हाट इज ग्रैंड क्विजेस? देखो, हम जब रिवीजन पे आए थे तो हमने क्विजेस दिए थे, वो इंडिविजुअल चैप्टर्स के थे। अब जब रिवीजन करेंगे 2-2 चैप्टर कंबाइन करके पढ़ेंगे और 2-2 चैप्टर का कंबाइन क्विज लेंगे, ताकि हमारा दिमाग उसी हिसाब से चले,
ठीक है ना। अच्छा सर, इस बीच किसी बच्चे को अगर कोई इशू होता है तो वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर भी डिस्कशन कर सकता है कभी भी जब आप बोलें। अच्छा, व्हाट्सएप के ऊपर बातों का डिस्कशन नहीं होती तो आप मुझसे फिजिकल टाइम ले लो, हम कैंपस के ऊपर बैठ के एडमिन में सुकून से तब डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके सबसे लास्ट में हम कंडक्ट करेंगे अपने पास मॉक। सो मॉक एग्ज़ाम वो होगा जो आपके पास टू द एक्सटेंड ऑफ आपका पेपर होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, हमेशा याद रखिएगा जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे ना, तो लेट्स से कि आपके पास आ रहा है डिफ़िकल्टी लेवल कि आईकेप किस लेवल के ऊपर जाके आपसे टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा, आईकेप का मैं बोलता हूं कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर आईकेप डिफिकल्टी लेवल 4 के ऊपर जाके टेस्ट करता है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ठीक है ना, कि आईकेप अगर डिफिकल्टी लेवल 4 के ऊपर जाके प्रैक्टिस पूछता है सवाल, तो हम कहां तक प्रैक्टिस करेंगे, हमारा डिफिकल्टी लेवल कहां तक होना चाहिए। जी भाई, क्या बोलते हैं आप लोग? सर 4 तक ही हो, 4 तक का पेपर में आ रहा है, 4 तक का आप भी करा दें, काम खत्म हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ऐसे सही है नहीं सही है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं आप लोग इस बारे में? तो सर एक काम करें, आप डिफिकल्टी लेवल 5 तक प्रैक्टिस करवा दें। नहीं भाई, 6 तक करवा दें। नहीं, 7 तक नहीं, 8 तक नहीं, 9 तक नहीं, हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे डिफिकल्टी लेवल 10 तक। देखो, आईकेप की एक साइकोलॉजिकल चीज याद रखना, बिल्कुल नताशा, वेरी गुड। आईकेप की एक साइकोलॉजी याद रखना, आईकेप कभी भी टॉपिक देता है, आईकेप ये नहीं बताता कि मैं इस लेवल तक पूछूंगा, इस लेवल तक नहीं पूछूंगा। इस बात को याद रखिएगा। टॉपिक देने का मतलब है आईकेप किसी भी एक्सटेंड तक पूछ सकता है। बाजू का डिफिकल्ट पेपर आ जाता है तो आईकेप को आप ये एक्सक्यूज थोड़ी दे सकते हैं सर ये तो आपने बुक में पढ़ाया नहीं है, या इस लेवल के तो एमसीक्यूज थे नहीं, क्यों दे दिए। आईकेप आपको क्या सिंपल रिप्लाई करेगा, बेटा मैंने चैप्टर दिया था, दैट मीन्स कि आपने पढ़ना है। अब मैं बेसिक पूछूं या चांद तक का पूछूं, ये आपके अपने ऊपर है, मैं तो इस बीच कभी भी पूछ सकता हूं। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए हम अपना डिफिकल्टी लेवल 10 तक की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बाय एनी चांस आईकेप अगर मूड ख़राब है उसका और वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी जाके हमें टेस्ट करना चाहे, तो हमारा सर्वाइवल पेपर में रहे। आ रही बात समझ में? अगर आईकेप का मूड ख़राब हुआ, उसने डिफ़िकल्टी लेवल 7 पे पूछा और किसी बच्चे को टीचर ने से 4 तक की प्रैक्टिस करवाई हुई, तो बच्चा तो गया काम से नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा है या नहीं है? तो सर अगर हमने 10 तक की प्रैक्टिस करी हुई, अब वो 7 पे आके पूछ ले, 8 पे आके पूछ ले, इवन 9 पे आके पूछ ले, हमें कोई इशू नहीं होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ रही है प्यारे बच्चों बात समझ में? तो इसीलिए मैं आपको डिफिकल्टी लेवल 10 तक की प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि आपका दिमाग उसी तरीके से चले और आप पेपर में आपका सर्वाइवल भी उसी तरीके से हो। दैट्स वाई आईकेप का जो पासिंग रेशो है वो 50% तक, 45% तक आता है, और अल्लाह का शुक्र से हमारा पासिंग रेशो जो है वो 98% तक आता है, ठीक है। इसी वजह से ये पासिंग रेशो बरकरार है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। बात समझ में आती है सबको बेटा मेरी? थोड़ा सा हम आगे मूव कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लें, शाबाश। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये भी होता है कि सर ये नोट्स कहाँ से मिलेंगे, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा, क्विज कहाँ से मिलेगा, ठीक है, बुक कहाँ से मिलेगी, बुक लेनी है नहीं लेनी। तो उनका सिंपल सा आंसर ये है मेरे प्यारे बच्चों के, आई विल प्रोवाइड ऑल योर थिंग्स इन द PDF फॉर्म, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर चल रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 030425074992। सो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बेटा किस में प्रोवाइड करूँगा, PDF के अंदर प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको नीड होगी तो फिर आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं, वरना मैं सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर प्रोवाइड करूँगा। तो आपकी इस तरीके की कॉस्ट जो है वो बिल्कुल ही समझ लें मिनिमम हो जाएगी या ना होने के बराबर रहेगी, ठीक है। हाँ,
ये फाइनल असाइनमेंट आप हार्ड कॉपी में लाजमी करवा लेना या ले लेना मेरे पास कैंपस से, ठीक है ना। तो ये हार्ड कॉपी में आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज तो जो भी जर्नल चीज़ें हैं वो सब पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इवन मॉक तक मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा, क्विज़ेस भी पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, ग्रैंड क्विज़ेस भी पीडीएफ में मिल जाएंगे। सिर्फ आप फाइनल असाइनमेंट हार्ड कॉपी के अंदर अपने पास रखिएगा और उसको मल्टीपल टाइम्स हमने सॉल्व करना होगा, ठीक है। बात समझ में आती है बेटा क्लास सबको? अच्छा जी, एक मैं हेडिंग लिख रहा हूं, क्या है भाई? थिंग्स नॉट टू डू इन सीए। सीए में क्या काम नहीं करने चाहिए? देखो इस्लाम के अंदर अगर हम इसका रेफरेंस ऐसा इस्लाम से कनेक्ट करें इस चीज़ को, तो हमारे नबी ने हमें एक बाउंड्री बता दी है कि बेटा ये काम है जो कि आप लोगों ने नहीं करने, है ना। अगर कर दिए तो फिर आप गुमराही में चले जाएंगे, इस्लाम से बाहर चले जाएंगे। तो ये काम आप लोगों ने नहीं करने। 3 जुम्मे नहीं छोड़ने, तो बंदा 2 जुम्मे छोड़ता, तीसरे तो चला ही जाता मजे के, नहीं आ रहा ये तो आखिरी जुम्मा, मैं तीसरे जुम्मे चला ही जाता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ हमें रूल्स बता दिए गए, हमें उसी बाउंड्री के अंदर अपने रहना है, अपना ईमान हमारा सेफ रहेगा और काम भी चलता रहेगा। तो इसी तरीके से सीए के अंदर भी कुछ काम हैं जो कि हमने नहीं करने, अगर करे तो क्या होगा? अगर वो काम करे तो क्या होगा? फेलियर होगा भाई, पेपर रुकेगा और थोड़ी कुछ होगा, तो पेपर पास नहीं होगा। सबसे पहली चीज आईकेप का जो आईकेप अपने पास जो कमेंट्स देता है, एग्जामिनर कमेंट्स, उस एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर आईकेप सबसे पहली चीज लिखता है, क्या लिखा मैंने? सेलेक्टिव स्टडी। हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चों, 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारे बैकग्राउंड ने हमें एक चीज सिखाई है। क्या सिखाया है? इंपॉर्टेंट पता चल जाए कहीं से, है भाई। 5 ईयर से निशान लगा लेंगे कि ये सवाल हर साल आता है, इस साल भी आएगा, ये 2 साल छोड़ के आता है, पिछले दोनों साल आ चुका है, इस साल नहीं आएगा, ये हर ऑल्टरनेट ईयर पे आता है, पिछले साल नहीं आया, इस साल आएगा। या आदम जी का गैस पेपर ले लो, प्रैक्टिकल सेंटर गैस पेपर ले लो। बहुत से पेरेंट बच्चों को बोलते हैं भाई एयू खान का गैस पेपर ले लो, ठीक है ना, यहाँ से तैयारी कर लो मास्टर। तो भाई गैस पेपर नाम की कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पर, सेलेक्टिव स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आईकेप ने बुक में एक डेफिनेशन भी लिखी है तो वो डेफिनेशन भी आईकेप पेपर में पूछ सकता है, वो डेफिनेशन तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा फेल होता है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है सेलेक्टिव स्टडी, कि भाई मैं कुछ चीज़ें करके चला जाऊं और वही चीज़ पेपर में आ जाए। तो वो जब सेलेक्टेड चीज़ करके जाऊंगा तो सेलेक्टेड ही मार्क्स आने, पेपर पास होगा नहीं आपका, ठीक है। सो कभी भी याद रखिएगा, ये पूरे सीए का मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलेक्टिव स्टडी आप लोगों ने कभी भी नहीं करनी, पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। एक बच्चा मुझसे कैंपस में मिला, कह रहा है सर आपने जो है ना कोई अराउंड 50 लेक्चर्स लिए हैं PRC 2 के ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अराउंड कोई 1.5-2 घंटे का एक लेक्चर होता है, कुछ 1.5 घंटे के भी हैं, कुछ 2 घंटे के भी हैं। तो सर मैंने ना कुछ कम लेक्चर्स लिए हैं, तो क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा नहीं होगा? मैंने उससे पूछा बेटा कितने, अच्छा ऐसी बात जो ना बच्चा मुझसे व्हाट्सएप पे करता है, फिजिकल तो करता नहीं है, तो व्हाट्सएप पे करता। मैंने बोला बेटा कितने क्लासेस ली हैं? सो ही सेड सर मैंने कितने लेक्चर्स लिए? 15 to 16 लेक्चर्स लिए हैं, क्या मेरा पेपर पास हो जाएगा? तो मैंने उस बच्चे को रिप्लाई नहीं किया। और रिप्लाई देने का मतलब ये है कि भाई 15 लेक्चर अगर लोगे तो पास हो गए या नहीं होगे। आप मुझसे बोलो सर 50 में से मैंने 45 लेक्चर लिए हैं, पेपर पास होगा या नहीं होगा? मैं बोलूँगा हाँ हो जाएगा। 50 में से 40 लिए हैं, मुश्किल है। लेकिन अगर 50 में तुमने 15 लेक्चर लिए हैं तो फिर क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया भाई। तो खुद ही समझदार है बच्चा कि पेपर पास होगा या फेल होगा, आप लोग खुद को पता है, ठीक है ना। तो सिलेक्टिव स्टडी आप लोगों ने प्यारे बच्चों
नहीं करनी है। सेकंड चीज, इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो कभी क्लास लेता है अपने मूड के हिसाब से, कभी उसका मूड होता है तो क्लास ही लेता है, कभी वो फिजिकल क्लास लेता है, कभी वो ऑनलाइन क्लास लेता है, कभी उसका बिल्कुल मूड नहीं होता तो वो रिकॉर्डेड क्लास लेता है, कभी आपको वो इकोनॉमिक्स की क्लास में नजर आएगा तो क्यूएम की क्लास में नहीं होगा, क्यूएम में नजर आएगा तो अकाउंटिंग में गायब होगा। तो ऐसा बच्चे का पेपर भी मेरे बच्चों पास नहीं होता। यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप फिजिकल क्लासेस ले रहे हो, कंटिन्यूसली फिजिकल क्लासेस लो। अगर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, कंटिन्यूसली डेली बेसिस के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस लो। अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड के ऊपर है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं सर बलूचिस्तान या केपीके की साइड से होते हैं, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं होता तो वो लाइव क्लास नहीं ले सकता, ठीक है। फिजिकल आना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो दे प्रेफर कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेते हैं। भाई अगर रिकॉर्डेड भी ले रहे हो तो सेम डे के ऊपर रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, उसको उसी दिन देखो। ऐसा नहीं है कि मंडे की रिकॉर्डिंग आप फ्राइडे को जाके देख लोगे, ठीक है ना। तो इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट का मेरे बच्चों पेपर पास नहीं होता। तो हमारे पास सेलेक्टिव स्टडी करने वाले का भी पेपर पास नहीं होता, और जो इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट होता है उसका भी पेपर पास नहीं होता। तीसरी बात आती है हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज क्या होती है कि भाई आई के अपने आप से चैप्टर नंबर 2 से सवाल पूछा है, आप उसका आंसर लिख के आ रहे हो चैप्टर नंबर 4 के हिसाब से, हैं? तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात गलत है। चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, मैं 4 के हिसाब से आंसर लिख के आ रहा हूँ, तो मुझे लैक ऑफ नॉलेज है ना, मुझे पता ही नहीं है कि सवाल आया कहाँ से, सवाल किस डेफिनेशन के बारे में है, सवाल का सिनेरियो क्या है। तो जब मुझे सिनेरियो ही नहीं पता होगा, लैक ऑफ नॉलेज होगा, तो फिर मैं आंसर गलत लिख के आऊंगा तो पेपर पास होगा फेल होगा? अच्छा फेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लैक ऑफ प्रैक्टिस? भाई मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओके हैं, फर्स्ट क्लास कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, अगर मिसाल के तौर के ऊपर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड है 4 मिनट्स, कितने? 4 मिनट्स। चूंकि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, उसने अपने असाइनमेंट पूरे सॉल्व नहीं करे, अगर उसके असाइनमेंट उसने पूरे सॉल्व नहीं करे तो होगा ये कि जहां उसको एक सवाल सॉल्व करने के लिए 4 मिनट रिक्वायर्ड थे, अब वो एक सवाल सॉल्व करता है 10 मिनट में। तो अल्टीमेटली होगा ये कि जहां 120 मिनट आईके हमने दिए थे 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, तो उन 50 में से वो 30, 35, 32 ही सॉल्व करके आएगा, तो पेपर इनकम्प्लीट छोड़ के आएगा, जिसको हम टाइम मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कि सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, बहुत बड़ा पेपर था। अरे बहुत बड़ा कैसे था? ये इंटर बोर्ड का पेपर थोड़ी है। आपको एक बात बताऊं, आईके पेपर बनाने के बाद उसको अटेम्प्ट करवाता है कि क्या ये जो पेपर मैंने बनाया है, क्या ये 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है या नहीं करता। इंटर बोर्ड नहीं है कि कुछ भी मिक्सर उठाया और पेपर बना के दे दिया, ऐसा नहीं है। एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, उसको फॉलो करते हुए आईके पेपर देता है। तो टाइम मैनेजमेंट जिन बच्चों से नहीं होती, उसका सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हुई भी होती। आपका प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, आपका पेपर उतना ही जल्दी सॉल्व होगा। क्यूएम के अंदर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जब आप एमसीक्यू देने बैठोगे तो आप एमसीक्यू अपना रीड कर रहे होगे उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, और आपके कैलकुलेटर यहाँ पर सॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। आपके हाथ कैलकुलेटर से, आपने लोगों को देखा है, बहुत से लोग होते हैं वो इधर उधर बातें कर रहे हैं लेकिन हाथ से मैसेज टाइप कर रहे होते हैं, ऐसे लोग देखें। अगर आपकी ये आदत है तो फिर बेकार है, ये आदत आप लोगों ने नहीं अपनानी, ठीक है ना। बहुत से लोग होते हैं मैसेज करना ज़रूरी होता है उनको, लेकिन आप एक बात याद रखो, अगर आप उनको देखोगे तो बात किसी और से कर रहा है वो, लेकिन उसके फिंगर्स उसका मैसेज बिल्कुल करेक्ट टाइप कर रहे नहीं कर रहे, मैसेज सेंड भी प्रॉपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी ये फिंगर टिप्स को पता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी कहाँ है, ऐसे ही ना। तो आपके हाथ, जब आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो आपके इन थम्स को
ये पता होना चाहिए कि आपका 9 का है, 8 का है, 10 का है, मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवाइड का है, डेसिमल का है। तो स्क्रीन में आप सवाल पढ़ोगे, बटन यहाँ प्रेस करोगे बगैर देखे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, कैलकुलेटर बच्चे यूज़ करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, खासतौर पर गर्ल्स, यूँ पकड़ लेंगी ऐसे, यूँ करेंगी, एक उंगली दो उंगली, अरे भाई ये थोड़ी ऐसे ऐसे पैर नीचे नीचे सामान रख दो, ऐसे धड़ाधड़ दबाओ बटन, ठीक है। दोनों हाथ से आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। तो ये पेपर की आपकी टिप्स है बेटा, ठीक है बेटा। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस जिस बच्चे के होगा उस बच्चे का पेपर पास नहीं होगा, काफ़ी उसको मुश्किल होगी। अब एक बच्चा है, उसने टीचर्स की गाइडेंस ही फॉलो नहीं करी। मैंने आपसे ये कहा बेटा कि पीआरसी 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना है। चैप्टर नंबर 5 और 6 ऑलमोस्ट कोई मिला के 22 से 24 मार्क का आएगा, 11 और 12 मिला के कोई 18 से 20 मार्क का आएगा। इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना है। चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी के ऊपर टाइम ज़्यादा लगाना है। अब बच्चा तो चैप्टर नंबर 1 सॉल्व करने में लगा हुआ, चैप्टर नंबर 2 सॉल्व करने में, भाई वो तो बेसिक था, उसकी वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी थोड़ी है। तो टीचर्स की गाइडेंस ही फॉलो नहीं करी, टीचर बोल कुछ रहा है, बच्चा कर कुछ रहा है। तो ऐसे बच्चे का ही मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पेपर में काफ़ी उसको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, पेपर उसका आसानी से पास नहीं होगा। सो यू हैव टू फॉलो योर टीचर्स गाइडेंस, ठीक है ना। अच्छा मैंने एक बात आपसे कही थी ओरिएंटेशन के अंदर, और वो बात ये थी कि एक बच्चा मिसाल के तौर के ऊपर रेगुलर स्टूडेंट था। क्या था? बाय एनी चांस कि उसकी कुछ क्लासेस जो है ना वीक में 1-2 वीक की क्लासेस रह गई, किसी भी वजह से, तबीयत ख़राब थी, घर में कोई मसला था, शादी थी बहन की, भाई की, कज़न की, कुछ भी था मसला, तो वो क्लासेस नहीं ले पाया। नाउ व्हाट टू डू? अब क्या करना चाहिए? अब उसको चाहिए कि अपने टीचर से पूछे, बजाय इसके कि वो अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछे या अपने उस दोस्त से पूछे जिसने खुद ये गलती करी हुई है पास में और उसका पेपर ड्रॉप हुआ हुआ है। तो वो आपको सही गाइड करेगा, गलत गाइड करेगा? है बेटा, गलत गाइड करेगा, क्योंकि उसने वो खुद गलती करी हुई है पास में जिसकी वजह से उसका पेपर रुका हुआ है। तो ऑलवेज आस्क योर टीचर कि सर अब मेरे साथ ऐसा हो गया है, मैंने चैप्टर नंबर 4 की हाफ क्लासेस ली थी, क्या मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन करूं या नहीं करूं? क्या मैं रेगुलर क्लास लूं या नहीं लूं, या पहले चैप्टर कंप्लीट करूं या क्या करूं? ऐसा ना। तो ऐसा पूछने से बच्चे की ज़ात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टीचर बच्चे को मारेगा नहीं कि बेटा अच्छा है अब पूछ लिया, आओ बेटा पहले पिटाई होगी फिर बताऊंगा। ऐसा सिनेरियो यहाँ नहीं होता भाई, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हो कि आप कहीं मिस आउट हो गए हो, आप क्लास की लेंथ से आउट हो गए हो, तो ऑलवेज आस्क योर टीचर कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा सिनेरियो हो गया है। ऐसा ज़रूरत नहीं है पूरी क्लास के सामने डिस्कस करने के लिए, आपका ये पर्सनल मैटर था तो आप पर्सनली हर इंडिविजुअल टीचर से डिस्कस करें। आपको कोई सवाल याद नहीं हो रहा इकोनॉमिक्स के अंदर, आप मुझसे पूछेंगे, नहीं भाई मिस जैनब इकोनॉमिक्स की टीचर है, आप उससे पूछोगे मिस मेरे साथ ऐसा ऐसा सिनेरियो है और मुझे ये सवाल याद नहीं हो रहा, कोई तरीका बताएं। तो वो फिर आपको तरीके बताएंगे दूसरे तरीकों से, बेटा ये भी याद कर लो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच टीचर्स नोस। तो आपको चाहिए कि अपने टीचर से कंसल्ट करते रहिए आप अपने पास, ठीक है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? ये सारी ये ऊपर से जा रही है? ओके। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास थी और अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे वाले दिन। मंडे को मैं आपका टाइम बता देता हूँ। मंडे को जो हमारी PRC 2 की क्लास होगी वो होगी अराउंड 3 बजे, 3 से 4:30, ठीक है।
आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास भी सेम डे के ऊपर शेड्यूल हो जाएगी. वंस आई हैव डन 2 क्लासेस विद PRC 2, सो मैं ट्यूसडे को छोड़ के वेडनेसडे को मैं आपकी फर्स्ट क्लास लगाऊंगा फॉर PRC 4. ठीक है, और उसका टाइम भी मैं सेम रखूँगा 3 से 4:30. मैंने ये अपकमिंग आपको क्लासेस का बता दिया. अराउंड ऑलमोस्ट 1 वीक हमारी चूँकि डेमो क्लासेस होती हैं तो हम ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए जो कि ऑनलाइन लेना चाहते हैं. जो बच्चे फिजिकल आना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि सर आज हम फिजिकल नहीं आए तो क्या मंडे को फिजिकल क्लास होगी या नहीं होगी. सो उनके सबके साथ ये था बेटा कि लाजमी मंडे को फिजिकल क्लासेस होंगी. अच्छा, एक बात को याद रखिएगा कि STD सॉल्यूशन के अंदर हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा. ठीक है, वी विल नॉट सेक्रीफाइस दिस थिंग. सर क्या कि आपकी क्लास फिजिकल भी होगी, ऑनलाइन भी होगी और रिकॉर्डेड भी होगी. क्योंकि देखो मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि चूंकि उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते तो दे विल शिफ्ट ऑन द रिकॉर्डेड वर्जन. ठीक है, बोलो भाई यार ये 5 बच्चों को थोड़ी पढ़ाएंगे यार. हम क्या करते हैं, इनको रिकॉर्डेड पुराने लेक्चर देते हैं. रिकॉर्डेड मतलब क्या होते हैं कि पुराने अटेम्प्ट के लेक्चर बच्चों को दे दिए. भाई पैसे तो उनसे नहीं लिए है ना, या नहीं लिए? पैसे तो उनसे न्यू चार्ज करें तो फिर उनको रिकॉर्डेड लेक्चर क्यों दिए? सो STD सॉल्यूशन हमेशा से आपको, भले एक बच्चा हो भले 1000 बच्चे हो या सिंपल एक बच्चा हो, तो आपको तीनों मोड ऑफर करेगा, फिजिकल भी, ऑनलाइन भी और रिकॉर्डेड भी. कोई एक बच्चा भी हो. ठीक है, कैंपस एक बच्चे के लिए भी खुलेगा और 1000 बच्चों के लिए भी खुलेगा. सो इस बात के ऊपर STD सॉल्यूशंस कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता कि हम रिकॉर्डेड वर्जन के ऊपर चले जाएं या हम ऑनलाइन के ऊपर चले जाएं या हम फिजिकल पे चले आए. हम तीनों फॉर्मेट हमेशा से करते हुए आ रहे हैं और हमेशा ही करेंगे. सो इस बात को अपने पास ध्यान में रखिएगा. ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 क्लासेस का तो बता दिया है. 1 वीक तक हमारी 1 वीक जो हमारा नेक्स्ट वीक आ रहा है, 1 वीक तक हमारी जो है ना वो डेमो क्लासेस चलेंगी जो कि फ्री होती हैं. किसी बच्चे की अगर ये क्लास रह जाती है तो वो आपको YouTube के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगी. STD सॉल्यूशंस के पेज पर चले जाइएगा, चैनल पर, और आपको वहाँ पर YouTube के ऊपर रिकॉर्डेड मिल जाएंगी. 1 वीक के बाद स्टूडेंट ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी कैंपस के ऊपर. ठीक है, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाएगा और रजिस्टर्ड स्टूडेंट को हम अपना देंगे पोर्टल. क्या देंगे? पोर्टल देंगे. पोर्टल पे आप जाएंगे, साइन इन करेंगे. साइन इन के लिए आपको ID पासवर्ड आपको एडमिन बता देगी. ठीक है, जैसे ही आप साइन इन करोगे सो वहाँ पे लाइव क्लासेस के लिंक आपके पास आ रहे होंगे. ठीक है, जो टीचर नोट्स शेयर करता है वो नोट्स आ रहे होंगे और आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आ रहे होंगे चैप्टर वाइज. ठीक है, अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर्स कब अपलोड होते हैं, बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमारा जो ये रिकॉर्डिंग होती है ना ये काफ़ी हाई डेफिनेशन होती है. सो इस रिकॉर्डिंग की साइज़ बहुत बड़ा होता है. ठीक है ना, कोई GBs में चला जाता है, MBs में नहीं होता, GBs में साइज़ चला जाता. तो अब GBs में हम अपलोडिंग तो कर नहीं सकते, तो लेक्चर के बाद इसको रेंडर करना होता है, इसका साइज़ रिड्यूस करना होता है. ठीक है, और फिर अपलोड होता है. लेकिन कोशिश ये होती है कि अगर मेरी आज क्लास 3 से 4:30 हुई है सो वो आज सेम डे के ऊपर ही अपलोड हो जाए, फ़ौरन नहीं होगी. ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगी, तो एक रीजनेबल टाइम लगेगा रेंडर होने के लिए, क्योंकि वो सिस्टम करता है. तो वो अराउंड कोई 3-4 घंटे के बाद आपके पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन सेम डे अवेलेबल हो जाएगी. ठीक है, और इनिशियल क्लासेस तो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी. सो आज की क्लास बस हम यहीं तक रखते हैं. किसी का कोई अगर सवाल हो तो यू कैन रीच मी आउट ऑन दिस नंबर. मैं दोबारा से लिख रहा हूँ. ठीक है, और आप मुझसे अपनी क्यूरीज व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं. सो आज हमने क्लास ये रखी है. अच्छा, चैप्टर नंबर वो PRC 2 जो हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं अभी से बता दूं कौन सा चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं. वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर. हम किसी बेसिक चैप्टर से स्टार्ट नहीं करेंगे,
हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, मार्केट की साइकोलॉजी। देखो मुझे एक बात बताओ ना, अगर मेरे पास 90 डेज है, 90 डेज है टू प्रिपेयर QM, तो होता ये है अक्सर बच्चों को, क्योंकि पैसे लेने होते हैं ना भाई, जाहिर सी बात है पैसे तो लेने, तो होता ये है कि स्टार्टिंग के 15 डेज बच्चों को बिल्कुल बेसिक करवाया जाता है। क्या? बिल्कुल बेसिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन करा रहे हैं, ग्राफ बनवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। और भाई अगर 90 डेज में से 15 दिन या 20 दिन में निकाल दूँ, पीछे 70 दिन बचते हैं, तो फिर जब मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर शुरू करूँगा तो मैं तो समझ लो कि मिसाइल छोड़ दूंगा बच्चे के ऊपर। एब्जॉर्ब तो बच्चे ने करना है ना, पढ़ना तो बच्चे ने, टीचर का तो कोई मसला नहीं होता, टीचर को तो पढ़ाना ही है, उसको तो आता है सब कुछ, सीखना बच्चे ने। तो अल्टीमेटली होता ये है कि फिर मिनिमम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो बच्चा ओवरबर्डनाइज हो जाता है। और मेरी अप्रोच ये होती है कि भाई डे 1 से ही उसको वो कराओ जो काम की चीज़ हो, ठीक है, पेपर में वो कराओ तो पेपर में काम आए बच्चे के। तो इसीलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि ये 22 से 24 मार्क का पेपर में आता है। अगर 24 मार्क का भी आया तो 100 मार्क्स का पेपर है भाई, 24% तो यही आ गया। आ गई बात समझ में? तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह हम अपनी जो मंडे वाली क्लास होगी उसमें चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्लास मिस मत करिएगा किसी भी कीमत पे, ठीक है? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं 3 से 4:30। अल्लाह हाफिज़।